नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले पोर्शन में हम इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी के वायुमंडल के हिस्से को पढ़ रहे हैं। वायुमंडल में तापमान पिछली ही क्लास से चर्चा में चल रहा है। आज हम तापमान के वितरण के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी विषमता किस प्रकार पृथ्वी पर पाई जाती है और उसके कुछ कारण क्या है, यानी कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्री क्या है, मतलब सिमिलर नहीं है, सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्री है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में। प्रश्न यहाँ से सीधा नहीं आता है। अगर बात को समझ रहे हैं तो किन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये पार्ट आपका अगर अछूता है, बात नहीं समझ रहे हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए तापमान के वितरण को आपको जानना अति अनिवार्य है। ठीक है, सिंपल बातें हैं, कुछ स्पेशल भी नहीं है। पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान विषमता पाई जाती है, यानी कि आप पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, अलग अलग तापमान विषमता पाई जाती है। आप जानते हैं कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं ठंडक पड़ रही है। ठीक है, कुछ भी है, विषमताएं हैं। पर्वतों पे चले गए तो ठंडी पड़ रही है, 12 महीने ठंडी पड़ रही है। ठीक है, उसी लॉन्गिट्यूड पे, लैटिट्यूड पे आप जो है समुद्र के आसपास हैं, पता चला कि वहाँ पर गर्मी पड़ रही है। तो क्या कारण है, कैसे कारण है, उन चीज़ों को आपको समझना है। ठीक, जैसे उदाहरण ले लें कैसी विषमता पाई जाती है। एक और अल अजीजिया की चर्चा है, आपका 10वीं बार प्रश्न आया है, जो कि लीबिया में है, सहारा मरुस्थल में है। जब आप सहारा मरुस्थल घूमेंगे तब आपको मिलेगा। अल अजीजिया लीबिया देश में है, अफ्रीका के। यहाँ 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। ठीक है, यानी कि गर्मियों में 58 डिग्री। हम आप जहाँ रहते हैं 40 डिग्री भी पहुँचता है तो क्या स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर 58 डिग्री तक पाया जा रहा है, इस बात को आपको समझना है। वहीं वोस्टक, इसी पृथ्वी पर स्थित एक और स्थान भी है, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो आपका है वोस्टक, वहाँ पर वोस्टक नाम का स्थान पाया जाता है। जब आप एटलस देखेंगे, अंटार्कटिका में जाएंगे तो वोस्टक आपको आसानी से मिल जाएगा, जहाँ ठंडक में, साल में ठंड के मौसम में -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बर्फ़ जम जाती है और यहाँ पर -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। 87.5 डिग्री 0 डिग्री से भी कम जा रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो ये दोनों आपके, ठीक है, पूछे जाते हैं इंडिविजुअल स्थान के रूप में कि साल भर में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, अल अजीजिया में। सबसे न्यूनतम कहाँ पाया जाता है, वोस्टक में। अगर हम साल भर का औसत निकालें, एवरेज निकालें, ठीक है, एवरेज औसत अगर हम निकालते हैं तब हमको अधिकतम तापमान डलोफ में मिलता है। ये डलोफ इथोपिया में स्थित है, ये भी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल के विस्तार को पूरब की ओर अगर आप देखेंगे तो पूरे अफ्रीका में पश्चिम से लेकर पूरब तक फैला है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में आएंगे तो इथोपिया देश मिलेगा, और इथोपिया में एक डलोफ नामक स्थान है जहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड औसत साल भर का पाया जाता है। ठीक है, एवरेज 35 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और वहीं न्यूनतम औसत की अगर हम बात करें तो पोल ऑफ कोल्ड की बात किया जाएगा, यह भी अंटार्कटिका में है, -58 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एवरेज पूरे साल में -58 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर रहता है। ये चारों स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर औसत ना पूछे, इंडिविजुअल पूछे, तो अल अजीजिया और वोस्टक आपको याद रखना है। यदि एवरेज पूछता है पूरे साल का तो डलोफ और पोल ऑफ कोल्ड याद रखना है। ठीक है, आसान रहेगा। एक में मिलाएंगे, किताबों में कभी कभी समझ में नहीं आता है, अगर नहीं समझ में आएगा मिला देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। चारों ऑप्शन भी ऐसे ही रहने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनके कारण क्या है, इस तरीके से क्यों। अब आप देखिए, न्यूनतम वाला भी अंटार्कटिका में है, एवरेज वाला न्यूनतम भी अंटार्कटिका में है। ठीक है, अधिकतम वाला भी जो है आपका अफ्रीका में है, एवरेज अधिकतम वाला भी अफ्रीका में है। यहीं से बात समझ में आ जाती है कि विषमता
दिशा डायरेक्शन देख करके है तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो हम अगर विषमता के कारणों पर विचार करें तो पहला ही कारण अक्षांशीय वितरण मिलता है, यानी कि अक्षांशीय वितरण के कारण को जानकर ये चारों स्थान पे ऐसा टेम्परेचर क्यों है बहुत आसानी से जाना जा सकता है। यानी कि विषुवत रेखा 0 अंश इक्वेटर, इसके आसपास आप रहेंगे तो अधिकतम ताप मिलता है। क्यों मिलता है? जो सन रेज हैं यह ठीक है लंबवत होती हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि लंबवत होने से क्या फर्क पड़ेगा और तिरछी हो जाने से क्या पड़ेगा, ठीक है। तो लंबवत यहाँ पर पड़ती हैं, अधिकतम तापमान पाया जाता है। जब ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो तापमान में क्रमशः कमी आती रहती है, ठीक है, क्रमशः, अचानक नहीं, क्रमशः कमी आती रहती है। जैसे कि जब हम 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ अगर 100% टेम्परेचर मिल रहा है तो उसके मुकाबले 45 अंश पर पहुँचेंगे तो 75% ही प्राप्त होता है। पोल्स के पास पहुँचेंगे तो 40% ही, यानी कि जितना तापमान विषुवत रेखा के निकट मिल रहा है उसका 40% हिस्सा ही पोल्स पर मिलता है। यह भी आपसे पूछा हुआ है तो इसे आपको, यानी क्रमशः घटता जाता है पोल्स की ओर जाने पर। अगला है आपका कारण उत्तुंगता, ठीक है। उत्तुंगता यानी एल्टीट्यूड या उसे ऊंचाई भी आप कह सकते हैं। एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या स्थिति बनेगी, ठीक है। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। बिल्कुल आपने रट रखा है, बहुत अच्छी बात है, तापमान में कमी आती है। आखिर ये कमी क्यों आती है, यह भी प्रश्न आपका आया हुआ है, कथन कारण में भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। कारण क्या है? पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है, यानी पृथ्वी से निकलने वाला जो विकिरण होता है, तो सूर्य का विकिरण जो आपका थर्मल रेडिएशन है वो भी पहुंच रहा है, सोलर रेडिएशन वो भी पहुंच रहा है, और इधर से पार्थिव विकिरण भी निकल रहा है। तो पृथ्वी की सतह के आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक। ऊंचाई बढ़ने पर पार्थिव विकिरण की मात्रा घट जाएगी। ऊंचाई बढ़ने पर पार्थिव विकिरण की मात्रा घट जाएगी, तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में भी कमी आ जाएगी। तो पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण सतह के निकट की वायु पहले ही गर्म हो जाती है और ताप ज़्यादा हो जाता है फिर ऊंचाई बढ़ने पर। और आप जानते हैं कि किरणें, सोलर रेज जब आगे बढ़ेंगी तो वायुमंडल पारदर्शी होता है। तापमान बढ़ाने के कारणों में एब्जॉर्बेशन पॉइंट्स भी अगर बढ़ जाएं तो निचली सतह पे आप देखेंगे धूल, धुएं आदि के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। ये ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेंगे तो पता चला निचली सतह पर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ऊंचाई पर धूल, धुएं आदि के कण कम पाए जाते हैं तो वहाँ पर कम एब्जॉर्ब होगा, यानी कि सोलर या थर्मल रेडिएशन नीचे तक पहुंच जाएगा, वहाँ एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, पता चला कि वो ठंडा हो जाएगा। और इसके बारे में पिछली क्लास में भी पढ़े, फिर से पढ़ लीजिए। 165 मीटर पर औसतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है और वहीं पर 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, जिसे आप नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। यानी 1 किलोमीटर पर जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है वो क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट है। और यह आपका लगातार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। तीसरा कारण है समुद्र से दूरी, स्थल और जल का प्रभाव। तो समुद्र माने जलखंड और दूरी मतलब समुद्र तट से आप दूर जाएंगे तो स्थल खंड में प्रवेश करेंगे। तो जनरल साइंस में आपने पढ़ रखा है कि जो लिक्विड होती है इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है स्लो होता है, जबकि सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा तेज होता है। तो वही यहाँ पर भी नियम लगेगा। जल, लिक्विड धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, जबकि जो स्थल है, सॉलिड है, वो तेजी से गर्म और ठंडा होता है। तो आप खुद से सोचिए कि धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तेजी से गर्म, तेजी से ठंडा हो रहा है तो टेम्परेचर वहाँ का
ऊपर भी जा सकता है या तेज ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो एक औसत यहाँ पर बना रहता है, जबकि यहाँ पर तो इसका परिणाम क्या निकलता है, महासागरों के निकट तापांतर कम पाया जाता है और तट से दूरी बढ़ने पर तापांतर अधिक पाया जाता है। तो एवरेज घट जाएगा, एवरेज तापांतर ज़्यादा होगा तो एवरेज घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझना रहेगा कि कहाँ पर क्यों टेम्परेचर कैसा पाया जा रहा है, प्रभाव उसके क्या क्या पड़ रहे हैं। अगले कारण में समुद्री धाराएं हैं, इनके बारे में भी आपने पढ़ा है, यहाँ सब मिला करके आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लासों में ही मैंने बताया है कि अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो अगले टॉपिक भी तैयार रहेंगे, और अगले टॉपिकों को सही ढंग से पढ़ेंगे तो पिछले टॉपिक्स आपके और मजबूत हो जाएंगे। यानी कि नया नहीं पढ़ना है, नया पढ़ने के साथ पुराने को और मजबूत करते चलना है। तो समुद्री धाराएं भी इस पर प्रभाव डालती हैं। कैसे? तटवर्ती इलाकों में इनका विशेष प्रभाव होता है। ठंडी धाराएं तटों पर तापमान गिरा देती हैं, सिंपल सी बात है, ठंडी जलधारा आएगी तो इसके साथ ठंडी वायु भी आएगी। ठंडी वायु जो होगी ये शुष्क होगी, क्योंकि ठंडी वायु में नमी कम होती है। तो ठंडी वायु जब शुष्क होगी तो यहाँ पर मरुस्थल भी निर्माण होता है। आटाकामा मरुस्थल आपने इम्पॉर्टेंट जो है देखा था। ठीक है, पेरुवियन जलधारा के कारण। ठीक, गर्म धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों के निकट तापमान बढ़ा देती हैं और बर्फ को पिघला देती हैं। तो जो गर्म धाराएं होती हैं इनके साथ गर्म वायु भी होती है, और वायु जब गर्म होगी तो इसमें जलवाष्प भी होगा, जलवाष्प भी होगा तो वर्षा भी होगी और बर्फ भी पिघलेगी। अब इन सब का क्या परिणाम निकला आप देखिए, इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो भी कहिए, अंग्रेज़ों के यहाँ साल भर वर्षा होती है, जबकि वो उत्तरी ध्रुव के निकट हैं, सब आर्कटिक सर्किल के आसपास पाए जाते हैं। क्यों होती है? जो आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा है गर्म, वो गर्म हवा और मॉइस्चर लेकर जाती है, कभी भी साल भर बारिश होती रहती है। उसी जलधारा की एक नॉर्वेजियन जलधारा जब आपने पढ़ा था तो देखा था कि वो उत्तरी ध्रुव की ओर निकल जाती है और उत्तरी ध्रुव के पास से घूम कर आती है, तो रसिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, वहाँ तक के बंदरगाहों को चालू कर देती है, यानी बर्फ़ को पिघला देती है, जहाज़ें आती जाती हैं। अब आप इस चीज़ को समझेंगे बहुत आसान हो जाएगा। तो ये प्रभाव इस तरीके से डालती हैं, यानी कि गर्म जलधाराएं पोल्स के पास जाकर टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं और ठंडी जलधाराएं पोल की ओर से आकर के मध्यवर्ती जो आपके 0 इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ टेम्परेचर में कमी कर देती हैं। गर्म जलधाराएं तटों पर वर्षा कराती रहती हैं, ठंडी जलधाराएं तटों पर नमी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर पे डिफरेंस के ही आधार पर तो हुआ, यही कारण तो बने, तो यही कारण बने। प्रचलित वायु, जैसे जलधाराएं हैं वैसे वायु भी हैं, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे क्षेत्र विशेष में तमाम प्रकार की वायु चलती है, ठीक है, वायु चलती है। तो जो ठंडी वायु होगी वो तापमान को गिराती है। जैसे आप अपने यहाँ ही देखिए, जब हवा चलती है, जैसे आजकल गर्मी है तो गर्मी में हवा चलती है तो गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है, ठंडक में हवा चलती है ठंडक बढ़ जाती है। तो हवाएं टेम्परेचर गिराती घटाती बढ़ाती हैं। सुबह शाम हवा चलती है तो अच्छा लगता है गर्मी में, दिन में वही लूह बन जाती है। तो हवाएं टेम्परेचर को ट्रांसफ़र कर रही हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। तो जैसे उदाहरण में, यानी कि वायु तापमान को गिराती है ठंडी, तो उदाहरण में मिस्ट्रल पढ़ेंगे हम, फ्रांस का तापमान हिमांक तक पहुंचा देती है, ठीक है। फ्रांस में तापमान गिरना नहीं चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये हवा के कारण यहाँ पर गिर जाता है। वैसे ही सिनूक ये गर्म है, ये गर्म हवा है, ठीक है। यूएसए में ये तापमान, यूएसए में जहाँ पर तापमान कम रहना चाहिए, इस सिनूक के कारण तापमान बढ़ जाता है, बर्फ़ पिघल जाती है और बहुत बढ़िया वहाँ पर गेहूं आदि की खेती होती है। मतलब यहीं तक सीमित नहीं है, अभी इसका और एक स्टेप आपको आगे आना है, स्टेप बाय स्टेप आगे आते जाना ही जाना है। तो इस चीज़ को आपको समझना रहेगा। तो ये घटाती बढ़ाती, यानी कि तापमान की जो हमारी विसंगति पाई जा रही वो भी हमने देख लिया, और अक्षांशों के आधार पर विसंगति को पूछ सकता है, हाइट के आधार पर पूछ सकता है,
समुद्र से दूरी के आधार पर पूछ सकता है, कहीं जलखंड अधिक हैं, कहीं स्थलखंड अधिक हैं, इस आधार पर पूछ सकता है, कहीं जलधाराएं जो तटवर्ती इलाकों में ठंडी या गर्म आ रही हैं इस आधार पर प्रश्न बन सकता है, या हवाएं जो चल रही हैं उसके आधार पर। तो हवा लू आपकी 10 बार क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि प्रश्न ये सीधा, मैंने शुरुआत में बताया सीधा नहीं है, लेकिन इसके भाव को समझ रहे हैं तो लू भी नहीं गलत होगा, मिस्ट्रल भी नहीं गलत होगा, ठीक है। और तो और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कारण, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है, ठीक है, क्या बनता है, किलिमंजारो। ये पर्वत है 0 अंश इक्वेटर के आसपास, ठीक है। तो 0 अंश इक्वेटर के आसपास तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी चोटियाँ 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। तो क्यों चोटी इसकी बर्फ से ढकी है? क्योंकि चोटी तो ऊंचाई पर पहुंच गई, इसलिए 12 महीने बर्फ पर से ढकी हुई है। और निचले हिस्से में उतने ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, 40 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर आसपास पाया जाता है। तो इस बात को समझिए, यानी एग्जाम्पल भी लेगा तो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है कभी नहीं गलत होगा, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ना तो एग्जाम्पल सही होंगे ना फैक्ट सही होंगे, कॉन्सेप्ट तो दूर की बात है। तो इन बातों को समझिए ताकि बेहतर आपका उत्तर फैक्ट वाला भी बन सके, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ आपको मैंने बताया कि चीज़ों की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज आपका सिलेबस ही लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़, तो जनरल वाला कर लीजिए, नॉलेज भी हो जाएगी, स्टडी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और ज़्यादा जो है वीडियोज आपको मिल सकें। बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको जो भी वीडियोज अपलोड हों, ठीक है। तो अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।